फेवरेबल इन्वायरमेंट जितना रहेगा तब तक रहेगा ही। तो अगर आप देखिए कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर जो इम्प्रूवमेंट भी हुआ वो इसके लिए हुआ कि जो फोर्सेस थे वो सब बायर के फेवर में हो गए, इंटरेस्ट रेट कम हो गए, बिल्डर्स ने प्राइजेस कम किए, स्टेट गवर्नमेंट ने स्टैम्प ड्यूटी में कंसेशन दिया, पिछले 5 साल से भाव बढ़े नहीं थे तो परचेजिंग पावर पैरिटीज आई और उसकी वजह से घर खरीदार बाहर आए और वो घर खरीद पाए। हमारे यहाँ कभी डिमांड की कमी है नहीं, हम आज भी हाउसिंग शॉर्टेज कंट्री हैं, तो डिमांड इतनी ज़्यादा है और अगर वो डिमांड मीट करने वाला प्राइस अवेलेबल होगा तो कोरोना काल ने ये तो सिद्ध किया कि डिमांड की कमी आपके पास नहीं थी। डिमांड की कमी नहीं है क्योंकि दूसरे बाकी सेक्टर्स में उस तरीके की रिकवरी नहीं दिखाई दी, लेकिन रेजिडेंशियल के अंदर आपको रिकवरी दिखाई दी क्योंकि जो घर खरीदना चाहते थे वो जैसे ही एलिजिबल हुए उनके पास फाइनेंशियल पावर्स आई और प्राइस के साथ जो पैरिटी हुई तो आपको वॉल्यूम होता हुआ दिखाई दिया। तो और ये जो पैरिटीज़ है, एक हमारा ग्राफ है इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइसेस और इंटरेस्ट एडजस्टेड अफोर्डेबिलिटी, तो 2014 से जो प्राइसेस बढ़े नहीं थे उस पीरियड में जो इनकम बढ़ी, तो ये पैरिटी आज 2003-2004 के लेवल पे है, जो पिछले अगर आप 2003-04 से अभी तक देख लीजिए तो ऑलमोस्ट 2 दशक के बाद उस तरीके की पैरिटीज़ आपको दिखाई दी। तो मार्केट स्पेकुलेटिव नहीं था और इस पीरियड में डिस्पाइट इंटरेस्ट रेट 2-3 बार बढ़ चुके हैं और आज हम 8 और 8.5 के लेवल पे पहुंच रहे हैं, लेकिन फिर भी वो दिख रहा है कि इस वक्त भी हमारी अफोर्डेबिलिटी इज़ मोर देन द प्राइजेस। और यही कारण है कि कुछ बिल्डर्स ने प्राइजेस बढ़ाना चालू कर दिया, बट ये एस्ट्रोनॉमिकल इंक्रीज नहीं है जैसा पिछले दशक में होता था। सप्लाई बढ़ती थी, स्पेकुलेटिव प्राइस बढ़ती थी, इन्वेंट्री बढ़ रही थी, बिल्डर होल्ड करता था। आज वो माहौल नहीं है। आज बिल्डर्स ने कुछ हद तक जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो उसको खुद को एब्जॉर्व किया है। प्राइजेस में बहुत माइन्यूट और जो एब्जॉर्बेबल इंक्रीज है वही दी है। तो अभी तक ये लग रहा है कि जो इस तरीके का मोमेंटम आया, ये मोमेंटम मेंटेन रहेगा और बरकरार रहेगा, अनलेस अनटिल जो बिग इम्पैक्ट ना है कि इंटरेस्ट रेट्स आपके 10% से ऊपर पहुंच जाएं। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अरविंद जी। इसी पॉइंट से मैं आपके पास आता हूं कि एक बहुत बड़ा जो फैक्टर रहा वो इंटरेस्ट रेट रहा। देखिए, फेंस सिटर जिस तरीके से निकल कर आया, जिसके हम पिछले 1 दशक से बात करते थे कि वो डिसीजन नहीं ले पाता था घर खरीदने के लिए, लेकिन जब उसको सारे फैक्टर्स अपने फेवर में मिले, प्राइजेस वहीं थे जो कि वैसे पिछले कई सालों से थे, लेकिन इंटरेस्ट रेट इतना लो चला गया था कि सबको लगता था जब वो पेपर पे ईएमआई कैलकुलेट करते थे कि ये मैं अफोर्ड कर सकता हूं। अब उसमें अगर आप समझ लीजिए 1 या 2% और आगे और 1% हो जाए, 1.5% हो जाए, तो डेफिनेटली वो बहुत लोगों की जेब से बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। क्या एक मेजर फैक्टर रहेगा लोगों के बाइंग डिसीजन का? मैं इस दिवाली की बात करूं या आगे चलते हुए 4-5 महीने की बात करूं? देखिए, ये बहुत गहरा सवाल है ये, और हमने इस पर कई दफ़े डिस्कशन भी किया है, चर्चा की है। इंटरेस्ट रेट 4% पे होल्ड करके रखा, रेपो रेट को हमने होल्ड करके रखा 1.5-2 साल करीब, और अभी 4 सक्सेसिव इंक्रीजेस आई हैं। और ये एक तरह से चिंता का विषय बन रहा है कि क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो ये अफोर्डेबिलिटी से बाहर चला जाएगा। पंकज ने एक दो बातें बहुत काम की पहले ही कह दी हैं कि जब तक ये इंटरेस्ट रेट एक लिमिट के अंदर और एक धीमी गति से बढ़ता रहेगा, ये उतना ज़्यादा हर्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आने वाले 5-6 महीने में ही 300 बेसिस पॉइंट बढ़ जाए और जिस रेट पर बैंक देते हैं इंटरेस्ट लोन, वो अगर 10% पहुंच जाए, तब इसका असर दिखाई पड़ना चाहिए। अभी जिस गति से बढ़ा है और जहां तक बढ़ा है, या इसी गति से मान लीजिए अभी 1-2 और इंक्रीजेस होंगे, ये लगभग तय है। उससे मार्केट से जो बायर है वो बाहर चला जाएगा ऐसा नहीं लगता अभी। लेकिन अगर बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन में मान लीजिए हमने 200, 300, 250, 300 बेसिस पॉइंट आगे और बढ़ा दिया रेपो रेट को, जिसका असर पड़ेगा फिर बैंक की लेंडिंग रेट पर, तब ये होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन इस समय जिस गति से चला है और जहां तक गया है, ये संभावना अभी नहीं दिखती है। हमें 1-2 चीज़ें और ध्यान रखनी चाहिए विपिन जी। देखिए, 4-5 बड़े इंडिकेटर हैं जो साफ साफ दिखाते हैं कि इकोनॉमी हमारी भले ही अफेक्टेड है। जो दो मेजर इवेंट हुई, एक तो कोरोना 2.5 साल चला, 65 लाख से ऊपर लोग मारे गए, दूसरा फिर ये पिछले 9 महीने से युद्ध चल रहा है जिससे बहुत सारी लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम हुई है। लेकिन इसके बावजूद 4-5 बड़े इंडिकेटर हैं जो हमारे पक्ष में हैं आज भी। तो हमारा, जैसे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ऑल टाइम हाई पर हैं। ठीक है।
अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो पहुंच गई थी 25-26%, वो घट के वापस प्री कोरोना लेवल पे आ चुकी है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है कि लोगों की खरीदने की क्षमता है या नहीं। और इस तरह से और 3-4 इंडिकेटर अगर आप देखें तो हमारी स्थिति उतनी ख़राब नहीं हुई है जितना हम देख रहे हैं ओवरसीज़ इकोनॉमीज़ में, यूएस की इकोनॉमी में 40-50 साल का हाई इंटरेस्ट रेट। लेकिन सेंटिमेंट क्या वो भी वैसे ही है? तो सेंटिमेंट हमारा अभी बिगड़ा नहीं है। ओके। एक देखिए, एक भय जरूर बन जाता है कि क्या होने वाला है, लेकिन जो हो रहा है वो अभी उतना बुरा नहीं हुआ है या शायद ना हो आगे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में कंट्रोल थोड़े से ज़्यादा बेटर दिखाई पड़ रहे हैं। तो कुल मिला के आपके प्रश्न का उत्तर ये है मेरे हिसाब से कि फिलहाल हम उस जगह नहीं पहुंच गए हैं जहां होल्ड कर लें, जहां होल्ड कर लें या फिर कोई बहुत मेजर आपका एक्सीडेंटल सिचुएशन आ जाए। तो एक बात तो ये तय हो गई कि घर खरीदारों को यहाँ होल्ड नहीं करना है, अभी भी आपके पास वो स्कोप है कि आप खरीद सकते हैं। यहाँ पंकज जी मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, मैं कुछ एडवर्टाइजमेंट देख रहा हूँ इस समय, होर्डिंग्स लगे हुए जिसमें डेवलपर कह रहे हैं कि भाई ये मैं इंटरेस्ट रेट आपके लिए 2 साल तक रखूंगा, आप भले इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे लेकिन मैं आपको 6.5 पे ही दूंगा, या फिर मेरे दाम जैसा आपने कहा अगर इंक्रीज हुआ है तो बहुत इंक्रीमेंटल इंक्रीज हुआ है। तो क्या डेवलपर भी चाह रहे हैं कि जो मोमेंटम मिल गया है उनको वो हाथ से ना छूटे, मतलब वो कुशन अगर उनको चाहिए ग्राहक को तो वो दे देंगे? बिल्कुल, और वो बाध्य भी हैं। कारण क्या है कि मार्केट में सप्लाई है। दूसरी बात है कि अब वो पीरियड चला गया जहाँ पे बिल्डर्स जो है इन्वेंट्री होल्ड करेगा, कंस्ट्रक्शन डिले करेगा और अपनी सेल्स उसके हिसाब से सिमुलेट करेगा कि वो सोचेगा कि मैं इसी भाव में बेचूंगा। तो यहाँ पे लॉज हैं जिसके थ्रू वो बाध्य है उसको कंप्लीट करना एक समय पे, नहीं तो जो है वो प्रोजेक्ट अटक जाएगा। दूसरी बात है कि ऑल्टरनेटिव फंडिंग बहुत ही लिमिटेड हो गई है। पहले ये था कि बिल्डर एक्सेल शीट के ऊपर जो है एक प्रोजेक्शन बनाता था, फंडिंग कर लेता था, स्पेकुलेटिव फंडिंग अवेलेबल थी। अब वो सारे जो एवेन्यूज़ थे वो सब काफ़ी ड्राइड अप हो गए। बैंक की भी लेंडिंग जो है उसकी सेल्स वेलोसिटी से इंटीग्रेटेड है कि बैंक बोलता है कि भाई मैं तुमको पैसा तो देने को तैयार हूँ लेकिन तुमको इतना इतना माल बेचना पड़ेगा, तुमको कैश फ्लो मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो जो पुराने जो लेसन्स थे उसने एक मार्केट को बड़े ही प्रूडेंट स्पेस के ऊपर ला करके खड़ा कर दिया है। और यही कारण है कि बिल्डर को एक सेल्स वेलोसिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। पिछले 2 क्वार्टर्स के अंदर हमने देखे अनप्रेसिडेंटेड लॉन्चेस थे। एक जून क्वार्टर में 1,10,000 यूनिट टॉप 8 सिटीज़ में लॉन्च हुई, वो हिस्टोरिकली अभी तक कभी नहीं हुई थी। इस क्वार्टर में भी हम 90,000 यूनिट की लॉन्चेस पे आ गए। तो जो ड्यूरिंग कोरोना काल में जो इन्वेंट्री में थोड़ा रिडक्शन हुआ था वो वापस से ऊपर बढ़ना चालू हो गया। और ये दिखा रहा है कि बिल्डर को जो आज के दिन अगर वेलोसिटी मेंटेन करनी है तो प्राइजेस अफोर्डेबल बना करके रखने पड़ेंगे, वो खुद पास ऑन नहीं कर सकता। तो एक यही कारण है कि आज जो है कई सारे आपको बिल्डर ऐसे दिखाई देंगे जो बोलते हैं कि जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो पास ऑन नहीं कर रहे हैं, वो इंसेंटिव्स दे रहे हैं, स्कीम्स दे रहे हैं और अपनी सेल्स मेंटेन करना चाहते हैं। राइट। तो चलिए बिल्डरों की तरफ से ज्यादा भाव बढ़ते हुए नजर नहीं आएंगे, पहला क्वेश्चन। और दूसरा ये कि जो इंटरेस्ट रेट वाला फैक्टर है, बहुत सारे डेवलपर ये स्कीम लेके ऑलरेडी मार्केट में है कि वो आपका 1-1.5 साल 2 साल तक जो इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट है वो भी एब्जॉर्व करने के लिए तैयार है। मतलब वो घर बेचना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि आपको वही कंफर्ट मिले जो पिछले 1-1.5-2 साल के अंदर मिल रहा था। अब 2 अहम सवाल होंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते कि आज बुकिंग तो आप करा लेंगे लेकिन डिलीवरी, जिसका एक बहुत बड़ा इशू हमेशा से रहा है, अब हम जिस एज में है, जिन नियमों के साथ है रेरा वाले समय में, उसके गुंजाइश कम होती है कि कोई धोखाधड़ी हो, लेकिन फिर भी। और दूसरा ये कि बहुत सारे लोग आप में से अब ये पूछने लग गए हैं कि क्या निवेश करने के लिए वक्त आ गया। दोनों अहम सवाल शुरू से देखते हैं। वेलकम बैक। CNBC आवाज पर जारी है दिवाली से दिवाली तक प्रॉपर्टी बाजार। ढेर सारी बातें हो चुकी हैं, हम थोड़ा चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। कुछ अहम सवाल अभी भी बाकी है। हमारे दोनों मेहमान पंकज कपूर साहब और अरविंद नंदन जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो अरविंद जी, एक अहम सवाल वो ये कि बहुत सारे नए लॉन्चेस की बात अभी की, और देखिए जिस तरह के सेल्स गए, सारी जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री थी वो तो एग्जॉस्ट होती हुई नजर आई। बहुत सारे लोगों ने नए बुकिंग्स कराए हैं और बड़े आकर्षक रेट भी रहे। लेकिन फिर वही सवाल कि डिलीवरी के लेवल पे, क्योंकि 3 से 4 साल मिनिमम टाइम सबको लगता है, कहीं फिर से वो इश्यूज तो नहीं होंगे? मतलब एक संशय है मन में। देखिए, ये संशय हमेशा बना रहता है और इसको कई तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो मैं एक अप्रोच लेता हूँ और हो सकता है पंकज उसमें और जोड़ना चाहें। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमने अभी तक जो डिस्कशन किया है उस हिसाब से
अभी तुरंत ऐसा नहीं लगता कि सडनली डिलीवरी बंद हो जाएंगी या ऐसा कोई भारी प्रेशर आ जाएगा या ऐसी कोई अनदेखी घटना फिलहाल तो नहीं समझ में आता कि होने जा रही है। लेकिन देखिए, एक दो चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं, और ये मैं एक तरह से जिसे कहते हैं डेविल्स एडवोकेट होना, कि क्या शायद हो जाए। देखिए, जो एसेंशियल इनपुट कॉस्ट्स हैं वो पिछले 1.5 से 2 साल में कई गुना बढ़ी हैं। अगर कई गुना नहीं बढ़ी हैं तो कम से कम 25 to 45% बढ़ी हैं। खासकर अगर आप सीमेंट देखें, 20 से 25% बढ़ा है, एल्यूमिनियम बढ़ा है 30 से 35%, कॉपर बढ़ा है 40 से 45%, हॉट रोल्ड कॉयल, रीबार, जो एसेंशियल स्टील आइटम्स हैं, ये बढ़े हैं कई गुना। इसका फिलहाल इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, यानी कि बिल्डर्स इसको अब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, जैसा हमने अभी बात की। लेकिन अगर ये चलता रहा और अगर ये उस जगह पे पहुंच गया जहां उनकी अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी धीमे धीमे कम होने लग जाए, मैं फाइनेंसिंग कॉस्ट की बात फिलहाल नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इनपुट कॉस्ट की बात कर रहा हूं जो कंस्ट्रक्शन में आती है। तो अगर ये होता रहा और इसे न रोका गया या न रुक पाया, तो एक समय ऐसा आएगा कि जो इस साल हमारी सेल्स बहुत अच्छी चल रही हैं और जो बिल्डर्स उस सेल के लिए कमिटमेंट को मीट कर पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये ट्रैक बिगड़ने की संभावना बनती है। और उस केस में जो हमने इस साल फर्स्ट हाफ में 160 से ऊपर 160,000 से यूनिट की सेल्स रजिस्टर की है, वो शायद फिर अफेक्ट आ जाए या प्रोजेक्ट्स में डिलीवरी में स्लोनेस आ जाए। ये संभावना बन सकती है अगर ये इनपुट कॉस्ट कंट्रोल में ना आए तो। इसके अलावा जो एक दूसरा एंगल है जिस पे हमने थोड़ी सी चर्चा की, कि कहीं अगर आपकी फाइनेंसिंग कॉस्ट भी अगर हाथ से बाहर हो जाती है और ये दोनों मिल जाएं, तो फिर वो दिन शायद हमें देखना पड़ जाए कि डिलीवरी अफेक्टेड हो जाए या फिर बायर और डिलीवरी दोनों जो हैं दोनों पीछे हट जाएं अपनी जगह पे। फिलहाल ऐसा होता हुआ दिखता नहीं, ये कहना ज़रूरी है, लेकिन ये एक ऐसी दिशा में जा रहा है, खासकर इनपुट कॉस्ट का जो मामला है, जो थोड़ा सा एक अलार्म या अलर्ट हमारे मन में पैदा करता है। क्विकली पंकज जी, एक जो ग्रीडीनेस हमने कई बार पहले देखी डेवलपर्स की तरफ से कि आपने प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, जितने बिके फिर होल्ड कर लिया, ये कर लिया। अब रेरा के एज में ये सब चीजें हो रही हैं? ये नहीं हो रही है, ये नहीं हो रही है। अभी तो बिल्डर की एक्चुअली क्या हुआ, सेल्स भी अब पोलराइज हो गई है, रेडी यूनिट की तरफ और कंप्लीटेड यूनिट की तरफ। तो बिल्डर चाह रहे हैं कि वो अंडर कंस्ट्रक्शन में जितना ज़्यादा इंसेंटिव दे करके उसको बेच सकें, वो बेच लें। और अगर उन्हें प्रोजेक्ट रेडी करना होता है तो बोरो करना होता है, तो उनकी फाइनेंस कॉस्ट बढ़ती है। और वो ग्रीड ख़त्म हो गई क्योंकि रेरा आ गया। वो एक पीरियड दूसरा था कि जहाँ पे आपके पास फंडिंग के ऑप्शंस थे, कोई लेजिस्लेशन नहीं था, बिल्डर को लगता था कि वो धीमे धीमे बेच लेगा। अभी वो सब ख़त्म हो गया है, क्योंकि अगर वो प्रोजेक्ट डिले करता है तो देन ही इज़ लाइबल फॉर पेनल्टी, इंटरेस्ट उसको पेमेंट करना पड़ता है, कंज्यूमर को देना पड़ता है। तो वो पीरियड पूरी तरह ख़त्म हो गया। लेकिन मैं ये भी बोलूँगा कि इस वक्त आपको प्राइस करेक्शन रिस्क नहीं दिखता, लेकिन एग्जीक्यूशन रिस्क फिर भी दिख रहा है। ओके। तो दो एस्पेक्ट्स ये है कि प्राइजेस बढ़ सकते हैं और मार्केट एब्जॉर्व करेगा उस तरीके की इंक्रीज इन प्राइजेस अगर वो इन्फ्लेशन ड्रिवन ही रहे। जैसे दूसरी कमोडिटी के भी प्राइजेस बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको डिमांड मेंटेन होती हुई दिखाई देती, क्योंकि इन्फ्लेशन ड्रिवन है, स्पेकुलेटिव प्राइस नहीं है जो पहले होती थी कि 20% मतलब चीजों के दाम बढ़ने में दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जब स्पेकुलेटिव तरीके से बढ़ते हैं, 30% भाव बढ़ जाए और आप 10 गुना जो है ना 10 साल के अंदर भाव कर दीजिए, उसके बाद आपको ज़रूरी उसमें डाउन स्लाइड होएगा। वो पीरियड अभी ख़त्म हो गया। बट इस वक्त भी जो सप्लाई है, हम लोग का डेटा अगर बताता है कि 20,000 प्रोजेक्ट्स जो हमारे चल रहे हैं टॉप 60 सिटीज़ के अंदर, इसमें 28% प्रोजेक्ट्स इस वक्त ऐसे हैं जहाँ पे पिछले 12 महीने में कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस नहीं देखी गई है। तो ये ज़रूरी है फॉर कंज्यूमर कि वो देख लें, नियरिंग कंप्लीशन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें, रेडी यूनिट में इन्वेस्ट करें, एक अच्छे बिल्डर्स उसके ट्रैक रिकॉर्ड को देख करके इन्वेस्ट करें, और खाली इंसेंटिव्स और लुभावने ऑफर को ही ना देखें, लोकेशन देखें, वायबिलिटी देखें, थोड़ी रिसर्च करें और फिर निवेश करें। ये एक ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूशन रिस्क नहीं है, ठीक है, जैसा अरविंद ने भी बताया और जो डेटा भी बता रहा है। नहीं ठीक है। तो ये तो बिल्कुल है कि आप एक अच्छे डेवलपर के पास जाएं, सारा ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें। रेरा है आपकी मदद के लिए, लेकिन वहां तक की नौबत आए वो अगर आप थोड़ा कॉशियस रहेंगे शुरू से तो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब एक महत्वपूर्ण सवाल आप दोनों से उस पर राय चाहूँगा। पिछले कुछ दिनों में जब से हमने देखा 1.5-2 साल में प्रॉपर्टी की सेल अच्छे हुए हैं, तो बहुत सारे आई थिंक दे आर जेन्युइन निवेश
निवेशक मैं कहूँगा, हमारे जो दूसरा शो है प्रॉपर्टी गुरु, वहाँ पे बहुत प्रश्न आने लग गए कि मैं इस प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहता हूँ। तो अरविंद जी, क्या वो वक्त आ गया है जब एक, मैं कहूँगा, डिसेंट रिटर्न की आप उम्मीद करें? जैसा हम कह रहे हैं कि ये बायर्स मार्केट ही है, लेकिन क्या आप निवेशक भी, जो जेन्युइन निवेशक है, स्पेकुलेटर नहीं है, वो निवेश भी कर सकता है प्रॉपर्टी में? आप जी कर सकते हैं। देखिए, हमने एक ऐसा समय देखा था आज से 12-15 साल पहले, जब आप निवेश करते थे और 3-4 साल में डबल हो जाता था जी। और उसने एक तरह से बुरी लत लगा दी कई इन्वेस्टर्स को कि ये तो 4-5 साल में डबल होना चाहिए, वरना मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। अगर आप एसेट क्लास को ठीक तरह से समझें, उसकी इन्वेस्टमेंट साइकिल को समझें, तो ये ऐसा 4-5 साल में 15-16% पर ईयर की रेट पर डबल होने वाली एसेट क्लास नहीं है। तो अगर आप इस बात को समझते हैं, आप तमाम एसेट क्लास को देखिए, आप गोल्ड देखिए, आप डेरिवेटिव्स देखिए, आप रियल एस्टेट देखिए, और उसके बाद रियल एस्टेट में अलग अलग हैं, ऑफिस अलग है, रेजिडेंशियल अलग है, तो आप पाएंगे कि इस समय जो आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं वो एक अच्छे स्टेबल रिटर्न्स हैं, उस पर कोई ऐसा नेगेटिव प्रेशर फिलहाल बिल्ड होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप जेन्युइन इन्वेस्टर हैं। मैं आपका टर्म यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप वो इन्वेस्टर हैं जो चाहते हैं कि 4-5 साल में डबल हो जाए और मैं मिट्टी से सोना बना लूँ और उसके बाद निकल जाऊँ, तो वो शायद नहीं होगा। लेकिन जेन्युइन इन्वेस्टर्स के लिए आज से अगली दिवाली तक तो ज़रूर दिखाई पड़ता है कि अच्छा समय ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी पंकज जी, क्या उम्मीद रखनी चाहिए? नहीं, मैं तो कहता हूँ प्राइस प्रोडक्टिव है, रेंटल यील्ड भी इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही हैं, इन्वेंट्री ओवरहैंग भी कम हो गया है, प्राइस में प्रोडक्टिविटी है, तो यहाँ से आपको प्राइस बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सोचें 15% 20% बढ़ रहा है, 5% 6%। अगर आप पिछले एक साल में देख लीजिए तो 66% प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें 5 से 6% का ही प्राइस इंक्रीज़ हुआ। ओनली 10% ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें 10% से ऊपर का प्राइस इंक्रीज़ हुआ है, और वो लिमिटेड है, और आपको इसी तरीके का ही ग्रोथ यहाँ पे देखने को ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। तो निवेशक हैं मार्केट में, एनआरआई की डिमांड इम्प्रूव हो रही है क्योंकि रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है। तो और यही कारण है कि वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं कि अगर एक सेगमेंट कम हो रहा है मार्केट में, जो फैंसीटर हैं अगर वो कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ से दूसरे फोर्सेस लाइक एनआरआई मार्केट और डिमांड है वो उसको ओवरकम करने के लिए भी आ रही है। तो ओवरऑल मार्केट ठीक है, प्रोडक्टिव है, और प्राइस में भी प्रोडक्टिविटी है, लेकिन केयरफुल होकर ये वर्ड तो रहेगा कि हाँ बिल्कुल ध्यान से करें, और कोई बहुत ज़्यादा ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल आपको रिटर्न मिल जाएंगे। एक समय जैसा अरविंद जी ने कहा आया था, लेकिन वो समय एक बार के लिए ही था, हर चीज़ सेटल होती है। उस तरह से रियल एस्टेट का भी मार्केट सेटल हो रहा है। लेकिन हाँ, घर खरीदारों के लिए अभी भी ये बढ़िया वक्त है। एक तो ये बात निकल कर आई, इस दिवाली आप शुभ निवेश अपनी प्रॉपर्टी में कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने खुद को रोक के रखा है तो अभी भी वो मौके हैं। ठीक है, आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट थोड़ी ऊपर चली गई है, लेकिन ऐसे ऑफर्स हैं जो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार हैं, आपको वो रिलीफ कुशन देने के लिए तैयार है। हाँ, लेकिन ध्यान से, अच्छे डेवलपर के साथ। और दूसरा, निवेश का जो प्रश्न है, हाँ आप बिल्कुल निवेश कर सकते हैं रियल एस्टेट में, एक स्टेबल और सुरक्षित निवेश होता है। लेकिन हाँ, रिटर्न के लिए थोड़ा डिसेंट वक्त उसे दीजिए और डिसेंट थोड़ा सा संतोष के साथ काम कीजिए, तो रियल एस्टेट आपके लिए हमेशा शुभ दीपावली लेकर आएगा। तो बहुत शुक्रिया अरविंद जी और पंकज जी, आपने वक्त निकाला, और अच्छा लग रहा है कि ऑलमोस्ट 2 साल के बाद हम लोग स्टूडियो में बैठ के एपिसोड कर रहे हैं, नहीं तो अभी सब रिमोट ही हो रहा था। लेकिन अब अच्छा वक्त है कि हम साथ में आए, और यही शुभ वक्त हम उम्मीद करते हैं कि रियल एस्टेट बाजार में भी हमारे दर्शक भी यही उम्मीद कर रहे हैं। तो आप दोनों को भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपकी तरफ से भी मैं दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपकी दीपावली शुभ हो, शुभ निवेश रहे। नमस्कार।